हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC। पिछले वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे पार्ट 1 के ठोस अवस्था के। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और आपके लिए लेकर आई हूँ। इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दोषों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्रिस्टल में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। तो हम जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो जालकों से संबंधित और घनत्व दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। सिल्वर FCC जालक बनाता है जिसके कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर का घनत्व ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, AG सिल्वर फॉर्म्स FCC क्रिस्टल हुज साइड लेंथ इज 408.6 pm। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। घनत्व का हमने D का जो है उसका सूत्र हमने देखा था, D बराबर ZM NA इंटू A का क्यूब। जो निकालना है पहले इसका हम सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद में जो दिया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमें। कोर की लंबाई दी हुई है, A का मान दिया हुआ, A इज इक्वल टू 408.6 pm दिया हुआ है। क्योंकि ये पिकोमीटर में है इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर जो होता है 1 pm इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। FCC जालक बनाता है, ये सूचना हमें दी हुई है। हमें पता है FCC है तो Z परमाणुओं की संख्या जो है कुल अव्ययी कणों की संख्या 4 होती है। हमें सिल्वर का घनत्व निकालना है, ये रहा। Z का मान हमें दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान सिल्वर का ये भी दिया हुआ है हमें। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, A का मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 4 इंटू 107.9 इंटू 10⁻³ एक यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये जो 107 है आपका 0.9 ग्राम में दिया हुआ, ग्राम पर मोल दिया हुआ है ये। और हमारा जो ये मीटर में है, ग्राम जो है SI मात्रक नहीं है। इसको हम ग्राम में ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इंटू 10⁻³ kg पर मोल, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ 10⁻³ लिखा है। नीचे जो है एवोगैड्रो संख्या लिख देंगे और A का मान जो है ये दिया हुआ है, इसको हम लिख देंगे 4.08 इंटू 4.0। एवोगैड्रो संख्या मैंने लिख दी है, उसके बाद हम लिखेंगे 408.6 इंटू 10⁻⁻12 दिया हुआ है। इसका क्यूब कर देंगे, यहाँ A का क्यूब है तो हमारा आंसर निकल आएगा 10.5 घनत्व जो निकलेगा इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमारा इसका घनत्व निकल आएगा सिल्वर, जो कि FCC जालक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित है, BCC बोलते हैं जिसको। कोशिका के कोर की लंबाई दी हुई है, साइड की लंबाई दी हुई है, भुजा दी हुई है तथा घनत्व भी दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें उसमें कितने परमाणु हैं, 208 ग्राम में उस तत्व के कितने परमाणु हैं उसको हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, एन एलिमेंट फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर हुज एज लेंथ इज 288 pm, हुज डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड हाउ मच एटम्स इट कंटेन्स इन 208 ग्राम्स। जो दिया है उसको लिख लेंगे। BCC बताया है, BCC में पता है Z जो है परमाणु अवयव कणों की संख्या 2 होती है। A का कोष्टिका दी हुई है, A का मान जो है कोर की लंबाई 288 pm दिया हुआ है। pm को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। A क्यूब जो है आयतन निकाल लेंगे इसका, A का मान ये दिया हुआ है हमें, 288 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब करेंगे इसका तो इसका आयतन निकल आएगा। ये मीटर था, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ये आंसर जो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। A का मान निकाल दिया मैंने। D जो है वो दिया हुआ है, घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका दिया हुआ है। 208 ग्राम में कितने परमाणु हैं वो हमें निकालने हैं। 208 ग्राम तत्व जो है उसमें कितने परमाणु हैं, तो हमने एक एकक कोशिका का ये निकाल लिया 2.39 घनत्व एक एकक कोशिका का। आयतन जो है हमारे पास ये निकला हुआ है, एक Z बराबर 2 दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। A का मान 288 pm दिया हुआ है। 288 इंटू 10⁻⁻12 मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर
क्यूब। ये एक एकक कोशिका का आयतन है। ये हमारे पास 208 ग्राम तत्व दिया हुआ है, उसमें कितने परमाणु वो हमसे पूछा है, तो हमें 208 ग्राम तत्व का आयतन निकाल लेंगे। 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होता है वो निकाल लेंगे और फिर उसको एक कोशिका के आयतन से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ कितने परमाणु हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। आयतन हमें पता है द्रव्यमान अपॉन घनत्व होता है। द्रव्यमान जो है 208 दिया हुआ है बट्टा घनत्व जो है 7.2 दे लिख देंगे। हमारा आयतन का मान निकलेगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था इसलिए मैंने इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था। अब हमें निकालनी है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए 208 ग्राम का आयतन और भाग दे देंगे एक एकक कोशिका का आयतन। हमारा जो है 208 ग्राम का आयतन ये निकला है 28.88 सेंटीमीटर क्यूब निकाल देंगे और एक एकक कोशिका का आयतन ये रहा हमारा 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब है इसका। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.16 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये जो परमाणु हैं वो 208 ग्राम के इस तत्व में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोशिका में कितने जालक बिंदु पाए जाते हैं। जालक बिंदु होते क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे पहले। ये मैंने एक घनीय एकक कोशिका का चित्र बनाया है। जालक बिंदु वह स्थान है जहाँ पर अव्यय कण उपस्थित रहते हैं। सभी अव्यय कणों को गिनेंगे और उसके बाद में उनकी काउंटिंग जो लिखेंगे वो उसके जालक बिंदुओं के बराबर होगी। जैसे फलक केंद्रित घनीय कोशिका है फर्स्ट, इसमें निकालने हैं हमें कितने जालक बिंदु हैं। हमें पता है कि फलक केंद्रित में 8 कोनों पे होते हैं कण और हर फलक के बीच में एक कण पाया जाता है इस तरह से। तो कुल कण हो गए 8, तो कोनों पर 8 कोनों पर कण हो गए 8 कण और फलक वाले कण जो हो गए, कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, तो 8 + 6 जो होंगे 14। इसमें 14 जालक बिंदु पाए जाएंगे। 14 वह स्थान है जहाँ पे कण उपस्थित होते हैं एफसीसी में। अगर मैं प्रभावी कणों की संख्या पूछती है आपसे तो वो अलग आती है। प्रभावी कण जो हम निकालते हैं, प्रभावी कणों की संख्या जो मैंने आपको निकाल के दिखाई थी कणों की संख्या, वो उसके प्रभावी कणों की संख्या है। कोने वाले जो 8 कण हैं वो इस एकक कोशिका को 1/8 भाग मिलता है और फलक वाले जो हैं कण 6 फलक हैं, 6 कण हैं और एक एकक कोशिका जो है आधा ही भाग जो है उस अवयव कण का ले पाती है। तो कुल मिला के 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4। ये इसके प्रभावी कणों की संख्या है। और जो मैंने आपको 14 निकाल के दिखाई है ये इसके जालक बिंदुओं की संख्या है। वो बिंदु जहाँ पर अवयव कण उपस्थित हैं, 8 तो कोने हैं और 6 फलक हैं, 8 + 6 14। अगला है अंतः केंद्रित में हमें जालक बिंदुओं की संख्या निकालनी है। ये देखिए, हमें पता है कि अंतः केंद्रित में 8 तो कोनों पर होते हैं अवयव कण, तो 8 कोनों के कण बना देंगे हम। और एक कण जो होता है उस कमरे के उस एकक कोशिका के बीचों बीच होता है। ये वाला कण मैंने उस कमरा अगर माना है उस घन को, तो उसके बीचों बीच एक कण रख दिया और 8 कोनों पर 8 कण हैं। हमें इसके जालक बिंदु निकालने हैं, तो कुल कितने हो गए जालक बिंदुओं की संख्या। तो 8 तो कोने वाले प्लस 1 जो है बीचों बीच रखा हुआ है, तो 9 जालक बिंदु हैं। अगर इसके प्रभावी कण पूछ ले आपसे, प्रभावी कण कितने हैं बीसीसी में, ये बीसीसी की बात हो रही है, अंतः केंद्रित मतलब बीसीसी। प्रभावी कणों की संख्या निकालने के लिए कोने वाले जो 8 कण हैं वो 1/8 भाग इस एकक कोशिका को दे रहे हैं और जो बीच वाला कण है उसका पूरा का पूरा भाग इस एकक कोशिका को मिल रहा है। तो प्रभावी कणों की संख्या बीसीसी के लिए 2 आती है, जालक बिंदुओं की संख्या बीसीसी के लिए 9 आती है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में ही करेंगे कि इसमें जालक बिंदु पूछा है कि प्रभावी कणों की संख्या पूछी है। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है जिसके कोरों की लंबाई जो दी हुई है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, घनत्व दिया हुआ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चांदी के परमाणविक द्रव्यमान को ज्ञात करना है। सिल्वर फॉर्म्स एफसीसी क्रिस्टल whose edge length is 4.07 into 10⁻⁻8 centimeter with density of 10.5 gram per centimeter cube. What is the molar mass of silver? जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। ए का मान दिया हुआ है 4.07 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेंसिटी दी हुई है D = 10.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान m का मान निकालना है। सूत्र हमें पता है और उसने FCC चालक लिख दिया है, तो FCC का मतलब है Z का मान है 4। घनत्व वाला सूत्र लिख देंगे D = mz/NA, A का क्यूब लिख देंगे। जो हमें निकालना है इसमें D दिया हुआ है, m का मान निकालना है, तो m को एक तरफ रख लेंगे, बाकी एक तरफ ले जाएंगे। सूत्र बन जाएगा हमारा, वैल्यू पुट कर देंगे 10.5 × 6.022 × 10⁻23 आ जाएगा। और A का मान जो है 4.07 × 10⁻−8 है, इसका क्यूब लिखना पड़ेगा हमें। और नीचे जो है आणविक अव्यय कणों की संख्या 4 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 106.57 ग्राम पर मोल। ये हमारे सिल्वर का मोलार मास आ गया, मोलर द्रव्यमान आ गया, परमाणविक द्रव्यमान आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनीय ठोस दो तत्व P व Q से बना है। Q परमाणु कोनों पर है तथा P परमाणु अंतः केंद्र पे स्थित है। अंतः केंद्र मतलब बीचों बीच, कमरे के बीचों बीच घन के। एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे इसका हम। ये मैंने घन का है क्योंकि हमारा जो पूरा ठोस वाला पार्ट है वो घन से संबंधित है। जितनी भी कोशिकाएं हम लेंगे एक एक कोशिका, वो घनी एक कोशिका ही हमें पढ़नी है इस बार। P जो है Q परमाणु कोनों पर है, ये रहा Q, और P परमाणु जो है अंतः केंद्र पर, ये बीचों बीच जो है P स्थित है। P एक परमाणु ही है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो Q परमाणुओं की संख्या कहाँ स्थित है? Q परमाणु 8 कोनों पर स्थित है। तो Q कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/8 × 1 हो जाएगा। P जो है अंतः केंद्र पे स्थित है, तो P कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि जो बीच वाला कण है उसका पूरा का पूरा भाग इसी एक कोशिका तक सीमित है। बगल वाली कोशिका को कुछ भी नहीं मिल रहा है इस बीच वाले कण का। P कणों की संख्या हो जाएगी हमारी 1। तो P/Q का रेशियो निकाल लेंगे, 1:1 है दोनों का, तो सूत्र हो गया हमारा PQ। अगला क्वेश्चन देखिए, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है व परमाणविक द्रव्यमान 93 म्यू लिखा हुआ है, मीन्स ग्राम पर मोल, तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? हमें R का मान निकालना है। जब भी R का मान निकालने का आता है तो मैंने आपको संकुलन दक्षता जिसमें बताई थी, उस समय आपको मैंने R और A के बीच में संबंध बताया था। पीछे वाले वीडियोज़ जो है वो देख लेंगे। अगर आपको इसका मान समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालना है, तो वहाँ पे A और R के बीच में, तीनों में मैंने आपको संबंध बताया था, FCC में, BCC में और सिंपल जो है उसमें SCP में। नायोबियम forms a crystal of BCC types if its density is 8.55 gram per centimeter cube and its molar mass is 93 gram per mole. What will be its radius? हमें रेडियस R का मान निकालना है। इसने बता दिया है BCC है। BCC में जो है अवयव कणों की संख्या 2 होती है। जो दिया है उसको लिख लेंगे। घनत्व दिया हुआ है 8.85 है, ये 8.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। इसका डेंसिटी, मोलार मास जो है 93 दिया हुआ है, ग्राम पर मोल दिया हुआ है। A बराबर 4/√3R होता है BCC के लिए। A और R के बीच में संबंध जो है वो इस प्रकार से होता है। D का सूत्र हम लिखेंगे Zm/NA, A का क्यूब लिखेंगे। यहाँ देखिए आप, A आ रहा है, यहाँ पे निकाल लेंगे मान। A क्यूब है, ये देखिए A क्यूब बराबर, जो ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, Zm/NA × D। A का निकालना है तो A = क्यूब रूट हो जाएगा ये Zm/NA × D डेंसिटी है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो A का आ जाएगा हमारा मान। Z की वैल्यू हमने, क्योंकि BCC है, 2 आएगा।
ऊपर मोलार द्रव्यमान जो है वो 93 दिया हुआ है। एवोगैड्रो संख्या हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। डेंसिटी का मान 8.85 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए का मान आएगा 3.304 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक वैल्यू हमें ये दी हुई है, एक इसको 1 इक्वेशन कर लेंगे और ये 2 कर लेंगे। 2 से 1 में मान रखने पर ए का मान यहाँ रख देंगे 3.304 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू 4/√3r। ये निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे हम। 3.304 इंटू 10⁻⁸ इंटू √3/4 इज इक्वल टू r। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा r का मान निकलेगा 1.43 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है नाइबियम के क्रिस्टल की। तो ए और आर के बीच में जो है मान संबंध जो है, ए और आर के बीच में जो संबंध है वो भी पूछा जा सकता है आपको, तो उसको भी आप याद करेंगे, ध्यान रखेंगे आप। बीसीसी, एफसीसी और जो तीसरा वाला सिंपल क्यूबिक हमने पढ़ा था एससीपी, उसमें आर और ए के बीच में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए। फेरिक ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन षटकोणीय हेक्सागोनल, षटकोणीय मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन होता है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र निकालना है हमें, जो सूचना हमें दी गई है उससे हमें फेरिक ऑक्साइड का सूत्र निकालना है। ये कह रहा है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। कभी कभी क्या होते हैं, सॉल्व करते करते जो है, ऐसे अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में अंडर रूट में था, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो वहाँ तक भी अगर निकाल के आप छोड़ देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स एग्जामिनर दे देता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि आप डी वाले सूत्र से मान निकाल कर ए वाले सूत्र में त्रिज्या और ए वाले सूत्र में रखना चाह रहे हैं। उसको आपका पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपका लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो वो आपका आंसर आपने पूरा निकाला नहीं है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा वो। ये देखिए इसमें क्या बोला है इसने, फेरिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड आयन षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत हैं। मान लीजिए ऑक्साइड O2- लिख रही हूँ मैं। O2- की संख्या जो हो जाएगी, क्योंकि O2 आयन क्या बना रहे हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बना रहे हैं, इसकी संख्या हमने माना कि O2- की संख्या जो है n मान ली हमने, कैपिटल N ले रहे हैं हम। हमने पढ़ा है पहले अष्टफलकीय रिक्तियाँ और चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं उसकी संख्या जो है अवयव कणों के बराबर होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ हमारी हो जाएंगी n और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाएंगी n। O2- आयन जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका मतलब जो अवयवी कण है यहाँ पर O2- के हैं, जो SCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। तो अवयवी कण जो हैं O2- के हैं, उनकी संख्या n है। n एक बार हमें अवयवी कणों की संख्या प्राप्त हो गई तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो हैं अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती हैं, ये हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद इसने कहा है कि 3 अष्टफलकीय रिक्तियाँ या अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं, 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है। अभी देखिए, मान लीजिए एक कोई सर्किल है, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, इसको हम 3 भाग करते हैं, 1 2 3, कुल भाग कितने हो गए, 3 हो गए। तो कुल अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी हैं, 3 हैं। उनमें से 2 पर फेरिक आयन है। मान लो यहाँ फेरिक आयन है, यहाँ फेरिक आयन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3। 2 भाग पे फेरिक आयन है तो फेरिक आयन द्वारा घेरा गया भाग कितना हो जाएगा, 2/3। वही यहाँ लिखा हुआ है। 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन है, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी है, n है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 n अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो फेरिक आयन घेरता है। तो 2/3 n होगी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। अब हमें जो है वो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, फेरिक आयन का और O2- का रेशियो निकालना है। O2- हमारा n था तो यहाँ तो n लिख लेंगे, कैपिटल N है। Fe3+ जो है वो 2/3 n आया है उसका मान, n कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 2:3। तो सूत्र बन जाएगा Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 nm है, जिसकी
फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना है। गोल्ड हुज रेडियस इज 0.144 nm फॉर्म्स FCC, फलक केंद्र मतलब FCC क्रिस्टल। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ये हमें निकालनी है। जो दिया हुआ मान पहले वो लिख लेते हैं। NM में दिया हुआ है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। FCC में हमें पता है A और R के बीच में जो संबंध होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये A बराबर 2√2R होता है FCC के लिए। जहाँ मैंने संकुलन दक्षता आपको निकाल के दिखाई थी वहाँ पे ये बीच में जो है डेरिवेशन के समय ये आया था बीच में। तो A इज इक्वल टू 2√2R का मान दिया हुआ है, सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमें, हमारा आंसर निकल आएगा। तो A का मान हमारा जब सॉल्व करेंगे इसको 0.406 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगा। उसका जो है साइड जो है भुजा की लंबाई जो है 0.406 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि NaCl में SrCl2 के 10⁻³ मोल % से डोपित किया जाए तो घनायनों की रिक्तियाँ कितनी होंगी। हमें रिक्तियों के बारे में पूछा है। इफ़ SrCl2 is mixed in NaCl and the amount of SrCl2 is 10⁻³ mole %, what will be the number of voids that are formed। एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैंने आपको, जिसमें रिक्तियों की बात की थी मैंने, उसमें आपको ये बताया था मैंने। NaCl के क्रिस्टल में Na+ और Cl- एकांतर क्रम में लगे हुए हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जब इसके अंदर SrCl2 मिलाया जाएगा अशुद्धि के रूप में डोपिंग के द्वारा, हमें पता है कि SrCl2 जो है आयनित होकर Sr+2 और Cl-2 में कूद जाता है। Sr+2 जो है आयन के क्रिस्टल के अंदर जाएगा, 2 Na+ को अपनी जगह से हटाएगा, एक की जगह तो ये खुद लग जाएगा और दूसरे की जगह जो है एक रिक्ति खाली बच जाएगी। Sr के ऊपर +2 का निशान है जबकि Na के ऊपर +1 का निशान है, इसलिए 2 Na+ को यहाँ से हटना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो है क्रिस्टल उदासीन रहता है। तो +2 जो है उसने 2+ के Na+ को हटा दिया, इसलिए उदासीन रहेगा। खाली जगह को रिक्ति कहते हैं। जितने Sr+ होंगे उतनी ही रिक्तियाँ होंगी। Sr+ की संख्या +2 की संख्या जो है वो बराबर रहेगी। प्लस है Na ऊपर 1, 2 Na हट जाएंगे तो +2 जो था हटा था वो +2 Sr+2 ने अंदर आके संतुलित कर दिया, लेकिन जगह ये एक Na+ की ही ले पाएगा, दूसरे Na+ की जगह खाली बच जाएगी, जिसको हम रिक्तिका के रूप में बोलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जितने एक Sr+ अंदर आया था तो एक रिक्तिका बच गई, तो Sr+ की संख्या जितनी होगी उतनी ही रिक्तिकाओं की संख्या होगी। तो इसने प्रतिशत में दिया हुआ, इसका मतलब 100 मोल NaCl में 10⁻³ मोल SrCl2 है, तो 1 मोल NaCl में हो जाएंगे 10⁻³ अपॉन 10⁻³ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻5 मोल हो जाएगा किसके, SrCl2 के। अभी मैंने बताया था जितने SrCl2 होंगे उतनी ही रिक्तियाँ बनेंगी। अगर एक SrCl2 है तो एक रिक्ति बनेगी, 2 SrCl2 है तो 2 रिक्तियाँ बनेंगी, और 10⁻⁵ मोल SrCl2 है तो रिक्तियों की संख्या हो जाएगी। मोल की जगह हमें पता है 1 मोल में कितने होते हैं, ये मान लिख देंगे हम। हमारा उत्तर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 जो है परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, और जितने परमाणु होंगे उतनी ही रिक्तियाँ होंगी। परमाणुओं की संख्या जो है वो रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तो हमारी रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻18। इतनी रिक्तियाँ जो है NaCl में SrCl2 मिलाने पर आएंगी। दोबारा देखिए, NaCl का क्रिस्टल था, इसमें हमने SrCl2 ऐड किया, एक Sr+2 का निशान लेकर आएगा तो 2 Na+ अपनी जगह छोड़ देंगे, एक जगह पे तो Sr+2 आके बैठ जाएगा, एक जगह खाली बच जाएगी जिसको हम रिक्तिका बोलेंगे। एक Sr जो है वो एक रिक्तिका उत्पन्न करता है, तो 10⁻³ मोल प्रतिशत कितनी उत्पन्न करेंगे वो निकाल दिया हमने। जितने परमाणु SrCl2 को आएंगे उतनी ही रिक्तियों की संख्या बनेगी। दोनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या SrCl2 और रिक्तियों की संख्या बराबर होगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। मैंने हर पैटर्न के, हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो पहले चैप्टर में हैं आपको करवाने की कोशिश की है।
आप बार बार रिपीट करते रहिएगा इनको, अपने फ्रेंड्स को भी कहिएगा। आपको अच्छा लगा है तो वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।